गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं वीना साहा। मैंने पिछले लॉकडाउन में चैनल तैयार किया था ताकि घर में बैठे बच्चे हिंदी मीडियम से साइंस की पढ़ाई कर सकें, है ना। अभी मैं 9th क्लास का वीडियो तैयार कर रही हूँ। 9th क्लास का 14th चैप्टर स्टार्ट हुआ है। आज मैं पेज नंबर 24214, है ना, पेज नंबर 214 आज मैं बतलाऊंगी। ठीक है। इससे पहले वीडियो में मैंने बतलाया था प्राकृतिक संपदा क्या है और स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल, इसके बारे में मैंने बतलाया था। आज मैं बतला रही हूँ। इसके ये जो क्वेश्चन है, ये जो एक्टिविटी है, उसके बारे में दिया गया है। एक या दो में से किसमें तापमान की मात्रा अधिक होगी, माप अधिक होगी, है ना। जल से भरा हुआ एक हम विषय लेंगे और एक बालू से भरा हुआ। हमें पता है कि कौन पहले गर्म होगा। कौन पहले गर्म होगा? बालू। बालू का भीतर एक या दो में से किसी तापमान की मात्रा अधिक होगी, तापमान की माप अधिक होगी बालू में, है ना। बालू की भरा वाले जल्दी गर्म होगा। फिर है कि प्राप्त उत्तर के आधार पर कौन सबसे पहले गर्म होगा? तो स्थल गर्म होगा पहले। स्थल गर्म होता है तब समुद्र, पानी। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि पहले स्थल गर्म होता है, फिर बालू मिट्टी गर्म होता है, उसके बाद फिर जल, है ना। और इसी पर पूरा हमारा निर्भर रहता है वायु की गति के बारे में। कहाँ पर पहले ठंडा होगा, कहाँ पर गर्म होगा, वायु का बहाव कैसा है, तेज से वायु है, सब उस पर निर्भर करता है वायु की किस तरह का वायु। कभी मीठा मीठा ठंडा ठंडा हवा बह रहा है, कभी बहुत तेज आंधी है ना। कभी बहुत तेज आंधी है, तो कभी बहुत स्लो है, तो कभी ठंडा है, कभी गर्म है। तो ये सब निर्भर करता है वायु की गति पर। तूफान आ गया, ऐसी की गति वायु की गति पर निर्भर करता है। तो हम ये देखते हैं कि वायु की गति ही पवन कहलाती है ना। भले ही लोग पर्यायवाची शब्द लिखते हैं वायु का, हवा का, पवन, लेकिन वायु का बहना, वायु का गति होना, ये कहलाता है पवन। ठीक है। तो कौन कौन से कारक होते हैं जो कभी शरीर, कभी पवन, कभी तेज हवा, कभी आंधी तूफान या चक्रवात के रूप में गति प्रदान करते हैं, है ना। या कभी लगेगा चक्रवात है, इसके रूप से गति प्रदान करते हैं। सभी प्रक्रियाएं हमारे वायुमंडल में हवा के गर्म होने पर ही निर्भर होता है। हवा के गर्म होने पर और जलवाष्प के बनने का परिणाम है। जलवाष्प जीवित प्राणियों की क्रियाकलापों और जल के गर्म होने के कारण बनता है। जलवाष्प जीवित प्राणियों के क्रियाकलापों और जल के गर्म होने से बनता है। स्थलीय भाग या जलीय भाग में होने वाले विकिरण के परावर्तन तथा पुनः विकिरण के कारण वायुमंडल गर्म होता है। इसका मतलब क्या है कि वायुमंडल में हवा के गर्म होने और जलवाष्प के बनने का परिणाम है। यहाँ पर क्या हो रहा है? वायु का हवा का गर्म होना और जलवाष्प के बनने का प्रक्रिया। तो जलवाष्प जीवित प्राणियों की क्रियाकलापों और जल के गर्म होने से बनता है। जलवाष्प नदी, तालाब, पोखर, समुद्र
कुआं, बावड़ी, बगीचा जितना रहता है, उससे क्या होता है, जल गर्म होकर के जो ऊपर उठती है ना, तो क्या जलवाष्प का रूप निर्माण कर लेता है ना। तो ये जलवाष्प के रूप में गर्म होकर के जलवाष्प बन जाते हैं। स्थलीय भाग या जलीय भाग में होने वाले विकिरण के परावर्तन तथा पुनर्विकिरण के कारण वायुमंडल गर्म होता है। और गर्म होने पर क्या होता है कि वायु में संवहन धाराएं उत्पन्न होती है। और संवहन धाराओं की प्रकृति को जानने के लिए हम और यातायात करेंगे। वायु जो गर्म हो रहा है वह स्थलीय भाग या जलीय भाग से होने वाले विकिरण के परावर्तन तथा पुनर्विकिरण पुनर्विकिरण के कारण वायुमंडल गर्म होता है और वायु में संवहन धाराएं उत्पन्न होती है। तो इसके लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, उसको देख के हम लोग समझेंगे कि एक मोमबत्ती को चौड़े मुंह वाली बोतल में या बीकर में रखेंगे और उसको जलाएंगे, और एक अगरबत्ती को जलाएंगे और उसे बोतल के मुंह के पास समीप ले जाएंगे। इसमें आपको दिया गया है ना, बोतल के मुंह के नजदीक ले जाएंगे। और जब अगरबत्ती को मुंह के किनारे पर ले जाया जाता है, तब हम देखेंगे धुआं किस तरफ जा रहा है। जब अगरबत्ती को एकदम किनारे में ले जाएंगे, मुंह के किनारे ले जाएंगे अगरबत्ती को, तब देखेंगे धुआं किधर जा रहा है। और जब अगरबत्ती को मोमबत्ती से थोड़ा ऊपर रखेंगे, थोड़ा सा ऊपर रखेंगे, तब देखेंगे धुआं किधर जा रहा है। और दूसरे भागों में जब अगरबत्ती को रखा जाता है, जब अगरबत्ती को दूसरे भागों में रखा जाता है, तब देखेंगे धुआं किस ओर जाता है। ये एक्सपेरिमेंट हम लोग कर सकते हैं, है ना। ये एक्सपेरिमेंट हम लोग कर सकते हैं। एक अगरबत्ती को एकदम यहाँ पर मुख पर रख करके जला के देख सकते हैं, ऊपर रख के देख सकते हैं कि वायु किधर जा रहा है, और दूसरे भागों में भी रख के देख सकते हैं कि धुआं आखिर किधर जा रहा है। धुएं द्वारा अपनाया गया पैटर्न हमें बताता है कि किस दिशा में गर्म और ठंडी हवाएं जाती है, किस दिशा में गर्म और ठंडी हवाएं जाती है। इसी प्रकार जब वायु इसी प्रकार जब वायु स्थल और जल के विकिरण के कारण गर्म होती है, तब यह ऊपर की ओर प्रवाह करती है, ऊपर की ओर प्रवाह करती है, क्योंकि जल की अपेक्षा स्थल जल्दी गर्म होता है। अभी इस एक्सपेरिमेंट में बतलाए थे, स्थल जल्दी गर्म होता है, यानी कि बालू मिट्टी जो हमारा जमीन है, परत है, वह पहले गर्म होगा, स्थल जल्दी गर्म होगा, बाद में नदी समुद्र तालाब का पानी गर्म होगा, ठीक है। पहले गर्म होगा स्थल। तो स्थल और जल की विकिरण की चालू गर्म होती है, जब ऊपर की ओर प्रभाव करती है, ऊपर की ओर बहती है, क्योंकि जल की अपेक्षा स्थल जल्दी गर्म होता है, इसलिए स्थल के ऊपर की वायु जल के ऊपर की वायु की अपेक्षा तेजी से गर्म होगी। स्थल के ऊपर की वायु जल के ऊपर की वायु की अपेक्षा तेजी से गर्म होगी। इसलिए अगर हम तटीय क्षेत्रों को रील में देखते हैं, तो हम क्या देखते हैं, स्थल के ऊपर की वायु तेजी से गर्म होकर ऊपर उठना शुरू कर देती है। आप देखिएगा समुद्र या नदी या तालाब से आप नहाने जाइए, आप देखिए वहां पर स्थल के ऊपर की वायु तेजी से गर्म होकर ऊपर उठना शुरू करेगी। और जैसे ही वायु ऊपर की ओर उठती है, वह कम दाब का क्षेत्र बन जाता है। जैसे ही गर्म होकर के ऊपर जब उठ जाता है, वायु ऊपर की ओर उठने लगती है, वहाँ क्या हो जाता है, जो क्षेत्र है वहाँ क्या होता है, कम दाब वाले क्षेत्र बन जाते हैं। और
समुद्र के ऊपर की वायु कम दाब वाले क्षेत्र की ओर बहने लगती है। क्या होता है कि स्थल के ऊपर का वायु जल्दी गर्म होकर के ऊपर उठने लगता है ना, इस चीज को समझिएगा। स्थल के ऊपर की वायु जल्दी गर्म हो जाता है और ये ऊपर का शुरू कर देता है। तो जब ऊपर उठने लगता है तो नीचे का जो जगह है वायु जहाँ पर स्थान है वहाँ पर क्या हो जाता है, कम क्षेत्र, कम दाब का क्षेत्र बन जाता है, कम प्रेशर का क्षेत्र बन जाता है। और समुद्र के ऊपर का वायु कम दाब वाले क्षेत्र पर चला जाता है। समुद्र के ऊपर की वायु कम दाब वाले क्षेत्र की ओर बढ़ने लगता है और एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में वायु की गति पवन का निर्माण करती है। मतलब हवा का बहना, हवा का गति होना, है ना, वायु का गति होना क्या कहलाएगा, पवन। यहाँ से वहां तक जो समुद्र के ऊपर का जो वायु जो है वह धीरे धीरे किधर ओर चल जाता है, जहाँ कम दाब का क्षेत्रफल है वह समुद्र के ऊपर की वायु धीरे धीरे कम दाब वाले क्षेत्र की ओर चली जाती, उधर की ओर बहने लगती है। और तो एक स्थिति से दूसरी ओर जाना, क्षेत्र में वायु की गति होना, यह क्या कहलाएगा, पवन। वायु की गति पवन का निर्माण करती है। और दिन के समय हवा की दिशा समुद्र के स्थल की ओर होगी। दिन के समय हवा की दिशा समुद्र से स्थल की ओर होगी, क्योंकि क्यों ऐसा होगा, क्योंकि स्थल के ऊपर की वायु जल्दी गर्म हो जाती है और यह ऊपर से लगती है, ठीक है। और दिन के समय जब वो ऊपर उठने लगती है तो समुद्र से कुछ गर्म हवा वह स्थल की ओर बहने लगती है। दिन के समय में हवा की दिशा समुद्र से स्थल की ओर जाने लगती है। रात के समय क्या होता है कि समुद्र और जल, ये स्थल, जमीन और पानी दोनों ठंडे होने लगते हैं रात के समय। अभी तो आप उसका नहीं देखे होंगे, लेकिन देखिएगा समुद्र के किनारे बैठिए या नदी किनारे, तो समुद्र और स्थल दोनों ठंडे होने लगते हैं रात के समय। लेकिन क्योंकि स्थल की अपेक्षा जल धीरे धीरे ठंडा होता है, स्थल की अपेक्षा जल धीरे धीरे ठंडा होता है, इसलिए जल के ऊपर की वायु, जल के ऊपर की वायु स्थल के ऊपर की वायु से गर्म होगी, क्योंकि धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, इसलिए जल के ऊपर का जो वायु है वह स्थल के ऊपर की वायु से गर्म होगी, क्योंकि वह धीरे धीरे ठंडा हो रहा है इसलिए। तो ऊपर दी गई परिचर्या के आधार पर निम्न के विषय में हम क्या कह सकते हैं। तटीय क्षेत्रों पर कम तथा उच्च दाब के क्षेत्र रात में प्रतीत होते हैं। तटीय क्षेत्रों पर कम तथा उच्च दाब के क्षेत्र रात में प्रतीत होते हैं। तटीय क्षेत्र जो है ना, नदी किनारे, समुद्र के किनारे का क्षेत्र है, उस क्षेत्रों में कम तथा उच्च दाब के क्षेत्र रात में प्रतीत होते हैं। और तटीय क्षेत्रों में रात के समय वायु की दिशा क्या होगी, रात के समय वायु की दिशा क्या होगी। तटीय क्षेत्रों में क्या होता है, हवा स्थल क्षेत्र जो है, स्थल क्षेत्र, उससे वायु तेजी से गर्म होती है, स्थल क्षेत्र में वायु तेज से गर्म होगी। और दिन में हवा समुद्र से जमीन की तरफ, यानी कि स्थल की तरफ जाने लगती है। और रात के समय स्थल और समुद्र दोनों ठंडे होने लगते हैं और जमीन की अपेक्षा समुद्र का जल धीरे धीरे ठंडा होता है।
हम कर सकते हैं कि वायुमंडल के विभिन्न असमान विधियों से गर्म होने के कारण हवा की गतियां जो है वह अलग अलग होती है। वायुमंडल के विभिन्न असमान विधियों से गर्म होने के कारण हवा की गतियां होती है। जिस तरह का भी गति हो वह असमान विधियों से गर्म होने के कारण होता है। कहीं पर हल्का, कहीं समीर, कहीं पर बहुत तेज, कहीं तूफान, कहीं ठंडी हवा, कहीं गर्म हवा, कहीं अंतस्फान, कहीं चक्रवात, है ना, सब वो करता है गर्म होने के कारण। ठीक है। तो तटीय क्षेत्रों में रात के समय वायु की दिशा क्या होगी? हवा की सभी गतियां विभिन्न वायुमंडलीय प्रक्रियाओं का परिणाम है जो पृथ्वी के वायुमंडल के असमान विधियों से गर्म होने के कारण होता है। लेकिन इन हवाओं को बहुत से अन्य कारक भी प्रभावित करते हैं। इन हवाओं को बहुत से अन्य कारक भी प्रभावित करते हैं, जैसे पृथ्वी की घूर्णन गति तथा पवन के बाद में आने वाली बड़े बड़े पर्वत की ढलाएं, ये सभी डिस्टर्ब करते हैं, है ना, प्रभावित करते हैं। और हम इन कारकों के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन इसके बारे में सोचते हैं जैसे हिमालय की उपस्थिति से इलाहाबाद से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली वायु की दिशा परिवर्तित हो जाती है ना। तो ये है थोड़ा बीच में पर्वत आ गया या उनके घूर्णन की गति क्या है, उस पर भी उन कारक पर भी निर्भर करता है ना। कभी हवा इधर से उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, डायरेक्शन चेंज हो जाता है ना। चेंज होने का कारण यह है इसमें आप बड़े बड़े पर्वत की ढलाएं भी है, ग्रहों का घूर्णन का गति पर भी निर्भर करता है। तो अन्य फैक्टर्स है जो कि इफेक्ट करते हैं, जैसे पृथ्वी की घूर्णन गति तथा पवन के रास्ते में आने वाले पर्वत की ढलाएं, ये प्रभावित होने वाले वायु की दिशा को बदल देते हैं, है ना। कभी आप सुनते होंगे वायु पूरब से इधर चला गया, अभी पश्चिमी हवा बह रहा है, कभी पूर्वइया हवा हो रहा है, ये सब आप लोग जरूर सुनते होंगे घर में कि अभी ये हवा चल रहा है, पूर्वइया हवा चल रहा है, तो पश्चिमी हवा चल रहा है ना। उनका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। उसका जब डायरेक्शन चेंज हो जाता है हम लोग कहते हैं कि ये इस तरह की हवा अभी बह रही है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि का गति किस ओर से किस ओर ज्यादा है, किधर गर्म है, किधर कम गर्म क्षेत्र है, किधर ज्यादा क्षेत्र है, ज्यादा गर्म वाला क्षेत्र है, उस हिसाब से वायु की दिशा बढ़ती है, किस ओर वायु बह रहा है ना, किस तरह हवाई बह रही है, उसकी गति क्या है। तो ये एक्सपेरिमेंट हम लोग कर सकते हैं, रात में भी घर में ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, मोमबत्ती जला के और ऊपर बत्ती देते। ठीक है। अब है वर्षा। इसका तो आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा कि गर्म वायु जल की अपेक्षा स्थल जल्दी गर्म होता है। जल की अपेक्षा स्थल जल्दी गर्म होता है। तो स्थल के ऊपर की वायु जल्दी गर्म होकर के वह ऊपर उतरती कर देती है, और कम दाब वाले क्षेत्र जब उत्पन्न हो जाता है तो समुद्र या तटीय क्षेत्र वाले जो बहाव होते हैं वह कम क्षेत्र की ओर प्रवाहित होने लगते हैं। रात के समय जब स्थल और समुद्र दोनों ठंडा होने लगता है तो जमीन की अपेक्षा समुद्र का जल धीरे धीरे ठंडा होता है। इसलिए
जल तटीय क्षेत्र समुद्र के ऊपर की वायु, समुद्र के ऊपर की वायु स्थल के ऊपर की वायु से गर्म होती है। तो आप लोग कभी जाइए तो आप लोग को अनुभव होगा, है ना, तटीय क्षेत्र पर कैसा लगता है। अ, आपको लगेगा पानी के साथ साथ जो है वह ऊपर की वह धीरे धीरे गर्म गर्म होगा और आप आराम से आप समुद्र में बैठे रहिएगा, क्योंकि ऊपर असल ये असल की जो जलवायु है आपका वो जल्दी गर्म होती है, ऊपर जाती है। और समुद्र का पानी या तटस्थ का पानी वह जल्दी गर्म नहीं होता, धीरे धीरे गर्म होता है ना। और अस्थल जो है वह जल्दी गर्म हो जाता है। जल के ऊपर की वायु जब अपेक्षा तेजी से गर्म हो जाता है तो तटीय क्षेत्रों को दिन में देखते हैं तो लगता है स्थल के ऊपर की वायु तेजी से गर्म होकर ऊपर का सिकुड़ देती है। ठीक है, तो हम अ, अभी हमने इससे ये पता चला कि वायु की दिशा बदलते रहती है ना। वायु की दिशा में परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है, वायु की दिशा परिवर्तन होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वर्षा। वर्षा है कि वर्षा कैसे बादल बन रहा है, कैसे वर्षा होती है, ये सब लोग 6 क्लास में पढ़ रहे हैं कि कैसे वाष्प बन के वाष्पीकरण होता है, ऊपर की ओर चला जाता है। 6 क्लास में भी आपको पढ़ेंगे, 7वां में भी पढ़ेंगे। फिर भी इस प्रश्न पर विचार करते हैं कि बादल कैसे तैयार होता है, बादल कैसे बनता है और फिर वर्षा कैसे होती है। इसके लिए साधारण प्रयोग हम कर सकते हैं जिससे कि पता चले कि किस कारक जलवायु को कैसे प्रभावित करते हैं, कैसे प्रभावित करते हैं, है ना। एक एक्टिविटी है कि पतला प्लास्टिक का बोतल लेंगे और उसे 5 से 10 मिलीमीटर जल लेंगे तथा बोतल को कसकर बंद करेंगे। इसे अच्छी तरह हिलाएंगे और 10 मिनट तक ढकते रखेंगे। इसे बोतल में मौजूद वायु जलवाष्प से संतुष्ट हो जाएगा, पूरा क्या हो जाएगा, पूरा मिल जाएगा, है ना। अ, ये बोतल में जल और उसके अंदर जो मौजूद है पहले से वायु, दोनों खूब हिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपस में खूब मिल जाएगा और संतुष्ट हो जाएगा। अब एक जलती हुई अगरबत्ती लेंगे और बोतल के ढक्कन को खोलेंगे और अगरबत्ती के धुएं की कुछ मात्रा को बोतल के अंदर डालेंगे। बोतल के अंदर क्या करेंगे, अगरबत्ती को खोल के उसके अंदर थोड़ा सा धुआं जाने देंगे। पुनः बोतल को कच्चे से बंद कर देंगे। बोतल को अपने हथेलियों के बीच में रखकर इतना जोर से वो सके उसको दबाएंगे बोतल को। और कुछ समय तक फिर प्रतीक्षा करेंगे और बोतल को छोड़ देंगे। तो एक बार पुनः बोतल को आप जितना जोर से संभव हो सकता है उसको दबाएं, फिर देखिए कि क्या क्या होता है। हाँ, ऐसा ये एक्सपेरिमेंट आप घर में कर सकते हैं। ऐसे पानी में एक छोटी डाल लीजिएगा और फिर ढक्कन को कस के बंद कर दीजिएगा। क्या आप देखें कि बोतल के अंदर स्थित हवा कोहरे की भांति कार्य कर रहा है, कोहरा की भांति, कोहरा और कुहासा इसको कहते हैं। तो कोहरे की भांति हो जाती है ना। जब बोतल के अंदर जो हवा है, पानी और बोतल जितना उसको हिला दिया गया है, हिलाने के बाद फिर थोड़ी देर में उसको हम देखते हैं और उसके अंदर धुआं भी डाल दिया गया है। तो हम बाद में फिर उसको जब हिला के देखते हैं कुछ समय बाद, तो देखते हैं कि उसके अंदर स्थित हवा सूर्य की भांति
हो जाती है। यह कुहासा कब समाप्त होता है? बोतल के अंदर दाब कब अधिक है? कुहासा दिखाई देने की स्थिति में बोतल के अंदर का दाब कम है या अधिक? इस प्रयोग के लिए बोतल के भीतर धुएं की आवश्यकता क्यों है? बोतल के प्रयोग के लिए बोतल के भीतर धुएं की आवश्यकता क्यों है? क्या होगा जब इस प्रयोग को बिना अगरबत्ती के धुएं का करेंगे? तो ऐसा प्रयत्न करें, देखिए परिकल्पना सही है या गलत। तो ये बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है ना? जब बोतल तो जब हम हिलाएंगे तो क्या देगा, हवा पानी दोनों को अच्छा मिक्स हो जाएगा, और जैसे जब हम डाल देंगे थोड़ा सा अगरबत्ती के धुआं डाल देंगे तो लगेगा कि कोहरा जैसा हो रहा है, और अ, कोहरा धीरे 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 शांति में पूरा समाप्त रहता है। तो बोतल के अंदर दाब का वजह से कुहासा दिखाई देने की स्थिति में बोतल के अंदर का दाब कम है या अधिक है? इस प्रयोग के लिए बोतल के भीतर हम लोग धुएं की आवश्यकता क्यों पड़ी? धुआं हम डालेंगे, चलिए क्या पता चलेगा कोहरे का निर्माण कैसे होता है ना? कोहरा का निर्माण कैसे बोतल के अंदर कोहरा कैसे वायुमंडल में होता है? तो ये एक्सपेरिमेंट आप लोग कर सकते हैं, तो छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट है, इसको कर सकते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे बहुत छोटे स्तर पर उपरोक्त प्रयोग को दोहराए। क्या होता है जब जलवाष्प की नदी वायु उच्च दाब वाले क्षेत्र से कम दाब वाले क्षेत्र में या उसके विपरीत प्रवाहित होते हैं? दिन के समय जब जलीय भाग गर्म हो जाता है तब वह बहुत बड़ी मात्रा में जलवाष्प बन जाती है। दिन के समय जलीय भाग जहाँ पर हमारा तालाब है, समुद्र है, बड़ा बड़ा नाला है, नहर है ना, तालाब, झील, इस सब में क्या हो जाता है दिन के समय काफी, जिससे बहुत तेज गति जल गिरेगा, बहुत जल्दी गर्म होगा और ज्यादा मात्रा में गर्म होगा। तो जलीय मार्ग गर्म हो जाता है, बहुत बड़ी मात्रा में वाष्प बन के ऊपर उड़ने लगता है, वाष्प बन के ऊपर उड़ने लगता है, और और यह वाष्प वायु में प्रवाहित हो जाता है, यह वाष्प वायु में प्रवाहित हो जाता है, और जलवाष्प की उच्च मात्रा विभिन्न जैव क्रियाओं के कारण वायुमंडल में चली जाती है। यह वायु भी गर्म हो जाती है और गर्म वायु अपने साथ जलवाष्प को लेकर ऊपर की ओर उठ जाती है। गर्म वायु, जब वायु भी गर्म हो जाती है तो गर्म वायु अपने साथ जलवाष्प को लेकर ऊपर की ओर उठ जाता है। तो जैसे ही वायु ऊपर की ओर जाता है, जैसे ही हवा ऊपर की ओर जाती है तो यह फैलती है, फैलने के साथ क्या हो जाएगा, थोड़ा ठंडी भी हो जाएगी। जब ऊपर चला जाएगा जलवाष्प धीरे धीरे से जो ऊपर चला जाता है आकाश में आसमान में जब चला जाता है तो फिर धीरे धीरे वह ऊपर की ओर जाती, ठंडी भी तो हो जाती है ना, फिर ठंडी हो जाती है और फैलती है, फल के ठंडी हो जाती है। तो ठंडा होने के कारण क्या हो जाता है कि हवा में जो उपस्थित जलवाष्प है, जो कण है, वह धीरे 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 छोटी छोटी जैसी बूंदों में बदल जाती है। जब जलवाष्प लेकर के ऊपर उठ जाता है तो वायु ऊपर की ओर जाती है तो यह फैलती भी है और ठंडी भी हो जाती है ना, ठंडा भी हो जाता है। और ठंडा होने के कारण क्या हो जाता है, यह छोटा छोटा जल के बूंदों में जल के कणों में के रूप से संगमित हो जाता है, द्रव्य हो जाता है, जमा हो जाता है ना। और जल का यह संगमन सहज होता है यदि कुछ नाभिक की तरह कार्य करके अपने चारों ओर बूंदों को जमा होने देती है। और सामान्यतः
वायु वेपर की धूल के कण तथा जिससे निलंबित कण, धूल के कण तथा जिससे निलंबित कण नाभि के रूप में कार्य करते हैं। नाभि के रूप में कार्य करते हैं और एक बार जब जल की बूंदें बन जाती है, तैयार हो जाती है जल की बूंदें ऊपर आसमान में, तो वे संघनित होते हुए सारे में बड़ी हो जाती है। जब बूंदें तैयार हो जाती है तो क्या होता है, वह संघनित हो जाता है, यानी कि घना होने हो गया और बड़े बड़े बूंदों में बदलने लगता है। और फिर वही हैवी रेन और बड़ी बूंदें और बूंदें भारी हो जाती है और फिर धरती पर वर्षा करके गिरने लगती है। वो तो फिर भारी होकर के फिर रह भी सकता है, जैसे बूंदें जमा होती है, जैसे बूंदें बनती है तो भारी होकर के पृथ्वी पर गिरने लगती है, धरती पर गिरने लगती है। वर्षा के रूप में यही हमारा वर्षा कहलाया है ना। वर्षा इसे ही कहते हैं। जलवाष्प ऊपर की ओर उठता है और वह धीरे धीरे ऊपर जाकर जब हवा फैलती है चारों ओर दूर तक, तब क्या होता है, धीरे धीरे वहां पर ठंडा पड़ते कुछ संग्रहित हो जाती है और बूंद का रूप ले लेती है, छोटी छोटी बूंदों का रूप लेती है और हवा में फंसी जलवाष्प बन जाता है छोटा छोटा बूंद, और जल का संघनन और हो जाता है, तब क्या हो जाता है, बूंद बड़ा बड़ा बन जाता है और संघनन होता जाएगा तो जल की बूंदें बढ़ते जाएगी और फिर बड़ी बूंदें और भारी बूंदें पृथ्वी पर धरती पर गिरना शुरू हो गई, क्योंकि संघनित होने के कारण बड़ी हो जाती है और ये बूंदें फिर बड़ी और भारी होती ही है और वर्षा के रूप में जमीन पर नीचे की ओर गिरती है। तो कभी कभी वायु का तापमान काफी कम हो जाता है, कभी कभी वायु का तापमान काफी कम हो जाता है, तब ये हिमवृष्टि अथवा ओले के रूप में अवशोषित हो जाते हैं। क्योंकि वायु का जब तापमान अधिक रहेगा, तब वह हिमवृष्टि और ओले का वैसा सिचुएशन नहीं बन पाएगा, है ना। तापमान हमारा जब कम रहेगा, काफी कम रहेगा, तब वह और छोटा छोटा जो पानी की बूंदें हैं वह छोटे छोटे बर्फ के ओला के रूप में अवशोषित हो जाता है। फिर वो संघनित हो जाता है और वह बन जाता है छोटा छोटा कण, बर्फ का कण, जिसको हम लोग यहाँ तो वैसा नहीं है, लेकिन और दो जगह भी देखिएगा, वहाँ सालों भर स्नोफॉल होते रहता है, बर्फ गिरता रहता है, बर्फ की छोटी छोटी बूंदें गिरती रहती है और वो 24 घंटा बर्फ की बूंदें गिरती है और स्नोफॉल बोल के सब देखने जाते हैं और स्नो बॉल बनाने लोग खेलते हैं, है ना। तो ऐसा कब होता है, जब वायु का टेम्परेचर काफी कम हो जाता है, तब ये हिम का रूप ले लेते हैं। छोटे छोटे बर्फ के छोटा छोटा बूंद का टुकड़ा ये रूप ले लेते हैं और उसी रूप में अवशोषित होते हैं और गिरते हैं, जो फॉल से होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ओला वृष्टि होना या हिमवृष्टि होना या ओलाना या स्नोफॉल होना, है ना। बर्फ भी गिरता है और ठंडे प्रदेश का देखिएगा जहाँ भी, वहाँ ये चीज बहुत देखने को मिलेगा और बहुत अच्छा लगा दिखने में। व्हाइट व्हाइट चारों तरफ रहेगा, पूरा स्नो बिछा हुआ रहेगा, लगेगा कि वह बर्फ की चादर है और उसके ऊपर हम चले जा रहे हैं। बहुत खूबसूरत लगेगा दिखने में। ओले का जो रूप रहेगा, स्नोफॉल का जो रूप रहेगा और दिखने में बहुत खूबसूरत लगेगा। यहाँ पर देखिए, वर्षा का पैटर्न पवनों के पैटर्न पर निर्भर करता है। वर्षा का जो पैटर्न है वह पवन के पैटर्न पर निर्भर करता है ना। जैसे जैसे हवा का बहना, गति, उनका ले जाना, उड़ाना, टेम्परेचर होना, उस पर निर्भर करता है। ठीक है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में
आप लोग को इसके बारे में बताऊंगी, वर्षा का पैटर्न क्या है और कैसे बादलों का आना जाना होता है बताइए। अभी मैं पेज नंबर 260 से मिट्टी ओले सीरीज तक मैंने समझाया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं और आगे बतलाऊंगी। ठीक है, आपको कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और आइकन बेल प्रेस भी कीजिएगा ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन हो जाए। और किसी बात में जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू।